Welcome to me, Moony and Magic. Let the magic begin. Puriful and the Princess. एक वक्त की बात है कि एक अजीमुल शान बादशाह और खूबसूरत मलका रूसे की खूबसूरत वादियों में रहते थे। बादशाह का अचानक इंतकाल हो गया और बेचारी मलका को अपनी 3 हसीन बेटियों के साथ महल की शान शौकत छोड़कर एक छोटे सादा से घर में मुंतकिल होना पड़ा। वहां उन्होंने एक गाय रखी और निहायत एहतियात से अपने छोटे से गोभी के बाग की देखभाल करने लगे। एक सुबह कुछ यूं हुआ कि सबसे बड़ी बेटी ने महसूस किया कि उनके बाग में से गोभियों का एक बड़ा हिस्सा गायब है। इस बात ने उसे हैरान और परेशान कर दिया। वो ये सोचने लगी कि आखिर ये कैसे मुमकिन हुआ। क्या ये किसी जानवर का काम था या फिर कोई चोर उनके बाग में आया था। उसने जल्दी से अपने घर वालों को इस तमाम तरसूरत हाल से आगाह किया। घर के दीगर इफराद भी जल्दी से वहां पहुंचे और इस पुरअसरार वाक़ये के बारे में बात करने लगे। हर कोई हैरान था कि आखिर ये सब हुआ कैसे। आखिरकार बड़ी बेटी ने फैसला किया कि वो उस रात बैठकर पहरा देगी ताकि वो इस मोमिया का जवाब तलाश कर सके। तमाम घर वाले इस पर मुत्तफक हो गए। आखिरकार जब रात गहरी हो गई, हर तरफ सन्नाटा छा गया और चांद अपनी पूरी आबोताब से जगमगाने लगा। तो बड़ी बेटी बाग के एक कोने में कंबल ओढ़ कर बैठ गई और इंतजार करने लगी। अभी उसे इंतजार करते कुछ देर ही हुई थी कि एक बड़े दियो ने बाग की बाड़ को अबूर किया और सीधा गोभियों के बाग में दाखिल हो गया। वो हरी भरी शादाब गोभियों की तरफ बढ़ा। उसने एक बड़ी सी छुरी निकाली और गोभियों को काट काट कर अपनी बड़ी सी टोकरी में डालने लगा। अभी वो अपनी टोकरी भरने में मसरूफ ही था कि बड़ी बेटी हिम्मत करके उसके पास पहुंची और पूछा, तुम हमारी गोभियां क्यों ले जा रहे हो। लेकिन दिया ने कोई जवाब देने के बजाय उसे भी उठाकर गोभियों के साथ अपनी टोकरी में फेंक दिया। फिर वो बड़े बड़े कदम लेता हुआ वहां से भाग निकला। दियो का महल आसमान की बुलंदियों पर बादलों के दरमियान था। जब वो वहां पहुंचा तो उसने अपनी टोकरी को फर्श पर उलट दिया। इससे पहले कि वो कोई शिकायत करती, दिया गुस्से से आगे बढ़ा और बोला, सुनो लड़की, ये काम तुम्हें हर हालत में करने हैं। तुम्हें पहाड़ी पर जाकर मेरी गाय को चराना होगा। इसके बाद तुम्हें ऊन लेना होगी, इसे धोना, धागों में अलग करना, कंघी करना और फिर इसे काट कर मेरे लिए कपड़ा बनाना होगा। अगर तुम ये सब न कर सकी तो याद रखो तुम्हारे लिए बहुत बुरा होगा। ये सब कहकर दियो अपने महल से निकला और देखते ही देखते जंगल की गहराइयों में गायब हो गया। दियाओं के खौफ से लड़की ने बिल्कुल वैसा ही किया जैसा उसे हुक्म दिया गया था। वो बूढ़ी गाय को चराने के लिए ऊपर पहाड़ी पर लेकर गई। जब वो वापस पहुंची तो भूख को महसूस करते हुए उसने चूल्हे पर एक बर्तन रखा और अपने लिए दलिया बनाने लगी। जब वो खाने के लिए बैठी तो अचानक उसने खुद को पीले बालों वाले नन्हे मुने बोनों के एक हुजूम के दरमियान पाया। हर कोई उससे चला चला कर दलिया मांग रहा था। शहजादी ने उन छोटे बोनों को हकारत से देखा और तंजिया कहा, तुम्हारे लिए यहाँ एक दाना भी नहीं है, भाग जाओ इधर से। ये सुनते ही नन्हे बोने गायब हो गए और शहजादी ने खुश होकर अपना दलिया खा लिया। लेकिन जब उसने ऊन का काम शुरू किया तो उसे एहसास हुआ कि वो ये काम नहीं कर पा रही। चाहे वो जितनी मेहनत भी कर ले, वो दियो का दिया हुआ काम पूरा न कर सकी। जब दियो वापस पहुंचा और लड़की का काम अधूरा पाया तो गुस्से से गरजते हुए उसने लड़की को मुर्गियों के डरबे में फेंक दिया। अब मलका के छोटे से घर में सब लोग ये सोचकर परेशान थे कि सबसे बड़ी बेटी आखिर कहाँ गायब हो गई। फिर ये फैसला किया गया कि अगली रात दूसरी बेटी को बंद गोभी के खेत की निगरानी के लिए भेजा जाएगा। जैसे ही रात गहरी हुई
और चांद की हल्की रोशनी जगमगाने लगी तो दूसरी बेटी ने अपना कंबल उठाया और खेत के करीब बैठ गई। हवा में ठंडक थी और माहौल में एक खामोशी सी छाई हुई थी। ऐसा मालूम होता था सब कुछ सो रहा हो। जैसे जैसे रात बढ़ती जा रही थी, खेत की तरफ एक अजीब सा सन्नाटा छाने लगा था। फिर अचानक दूर कहीं से एक भारी कदमों की आवाज आई। कदमों की गूंज इतनी भारी थी कि जैसे जमीन भी हिल रही हो। वो दियो था जो अपनी बड़ी और भारी शक्ल के साथ खेत की बाड़ के अंदर आ रहा था। इसके कदमों की आवाज से जमीन लर्ज रही थी और इसकी सांसों की आवाज हवाओं में गूंज रही थी। उसने बड़ी तेज रफ्तारी से गोभियां तोड़ना शुरू की। दूसरी बेटी ने जब दियो को रोकने की कोशिश की तो दियो ने उसे भी पकड़कर अपनी टोकरी में डाला और उसे अपने साथ लेकर अपने महल की तरफ भाग गया। महल ले जाकर दियो ने टोकरी जमीन पर फेंक दी और लड़की को सख्ती से तंबीह की कि वो गाय को चराने के लिए ऊपर हरी भरी पहाड़ी पर लेकर जाए, और दूसरा ये कि वो ऊन से खूबसूरत कपड़ा तैयार करे। जैसे ही दियो अपने महल से निकला और कदम बढ़ाता हुआ जंगल की गहराइयों में गुम हो गया तो दूसरी लड़की भी गाय को चराने के लिए ऊपर पहाड़ी पर ले गई। जब वो वापस आई तो उसने अपने लिए पॉरेज तैयार किया। जैसे ही वो इसे खाने के लिए बैठी तो पीले सर वाले बोनों ने उसे घेर लिया और वो उससे पॉरेज मांगने लगे। लड़की ने उन्हें हिकारत से देखा और भाग जाने को कहा। बोने वहां से भाग गए और गायब हो गए। जब लड़की ने ऊन का काम शुरू किया तो उसे एहसास हुआ कि वो ये काम नहीं कर पा रही। चाहे वो जितनी मेहनत भी कर ले, वो दियो का दिया हुआ काम पूरा न कर सकी। उनको धोना, सुलझाना, कंघी करना और काटना सब उसके लिए नामुमकिन सा बन गया। जब दिया वापस पहुंचा और लड़की का काम अधूरा पाया तो गुस्से से गरजते हुए उसने लड़की को मुर्गियों के डिब्बे में उसकी बहन के साथ फेंक दिया, जहां से वो दोनों वापस नहीं आ सकती थीं। अब मलका के पास सिर्फ एक ही बेटी बच्ची थी, सबसे छोटी। ये नौजवान लड़की अपनी माँ के पास गई और कहा कि वो इस रात खेत की निगरानी करेगी ताकि पता चले कि उसकी बहनों के साथ क्या हुआ था। इब्तदा में मलका इसकी इजाजत देने में हिचकिचाई क्योंकि वो अपनी इकलौती बेटी को खतरे में डालना नहीं चाहती थी, मगर बेटी की बार बार की दरख्वास्तों और उसके मजबूत इरादे को देखकर मलका ने आखिरकार हार मान ली और इजाजत दे दी। लड़की ने अपना कंबल उठाया, हिम्मत बांधी और बंद गोभी के खेत में जाकर बैठ गई। रात धीरे धीरे गहरी हो रही थी और अंधेरा अपनी पुरस्कार चादर बिछा चुका था। हवा में अजीब सी खामोशी और बेचैनी थी, जैसे कोई अनदेखी आफत आने को हो। जैसे ही रात गहरी हुई तो दूर कहीं से भारी कदमों की आवाज सुनाई देने लगी। दियो खेत की बाड़ के अंदर दाखिल हुआ। उसने बड़ी तेज रफ्तारी से गोभियां तोड़ना शुरू की। तीसरी बेटी ये मंजर देखकर चौंक गई। इससे पहले कि वो कुछ कहती, दियो ने उसे पकड़कर अपनी टोकरी में डाला और उसे भी अपने साथ लेकर अपने महल की तरफ रवाना हो गया। कुछ वक्त बाद जब दियो अपने हाल में वापस आया तो उसने लड़की को टोकरी से बाहर निकाला और उसे भी वही हदायत दी जो उसने उसकी बहनों को दी थी। नौजवान लड़की ने उसकी बात को ध्यान से सुना और खामोशी से सिर हिलाया। दियो हाल से बाहर निकलकर जंगल की गहराइयों में चला गया। जैसे ही दियो की भारी कदमों की गूंज दूर हुई, सबसे छोटी बहन ने अपने काम का आगाज किया। वो पुरानी गाय को हरी भरी पहाड़ियों पर ले गई ताकि गाय वहां खूब चरती रहे। जब वो वापस पहुंची तो उसे भूख लगी। उसने जल्दी से पोरीज तैयार किया ताकि अपना पेट भर सके। लेकिन जैसे ही उसने गर्म पोरीज को अपने प्याले में डाला और पहला नवाला लेने की तैयारी की, अचानक कमरे में हलचल मच गई। पीले बालों वाले बोने टोलियों की शक्ल में नमूदार हुए। उनके छोटे छोटे हाथ और चमकती हुई आंखें प्याले की तरफ लपक रही थीं। हर बोना एक ही इल्तजा कर रहा था, हमें भी थोड़ा सा दो, हमें भी खाने के लिए कुछ दो। लड़की ने उनके साथ अपना पॉरेज शेयर किया। जब सब बोने खा पी कर चले गए तो उनमें से एक बोना वहीं रुक गया। अगर आपके पास कोई काम हो तो आप मुझे दे सकती हैं।
लेकिन मैं आपको इस काम की कीमत अदा नहीं कर पाऊंगी। मैं आपसे इसकी कीमत नहीं लूंगा। हाँ, लेकिन अगर मेरी वापसी पर आप मुझे मेरा नाम बता सके तो मैं आपको आपकी दोनों बहनों के बारे में बताऊंगा कि वो किधर हैं। बोने ने शहजादी से ऊन ली और चला गया। इत्तेफाक से उसी रात एक भिखारन उनके दरवाजे पर आई और धीरे से दस्तक देने लगी। मुझे एक रात यहाँ क़याम करने दें, मैं बहुत थकी हुई और भूखी हूँ। शहजादी ने भिखारन को बाहर ले जाकर दरख्तों के पीछे बिठाया और उसे खाने के लिए ब्रेड और चीज दी। ये महल मेरा नहीं बल्कि दियो का है। अगर उसने तुम्हें यहाँ देख लिया तो वो हम दोनों को जिंदा नहीं छोड़ेगा। क्या तुमने कभी पीले सर वाले बूने देखे हैं? वो अजीब मखलूक हैं जो अचानक जाहिर हो जाती हैं और हमेशा कुछ मांगती रहती हैं। नहीं, मैंने तो ऐसी किसी मखलूक को कभी नहीं देखा। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे खाना खिलाया। ये कहकर भिखारन पहाड़ की चोटी की तरफ चल दी ताकि रात क़याम करने के लिए कोई जगह तलाश कर सके। ऊपर उसे एक गार दिखाई दिया। नहीं, मैंने तो ऐसी किसी मखलूक को कभी नहीं देखा। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे खाना खिलाया। ये कहकर भिखारन पहाड़ की चोटी की तरफ चल दी ताकि रात क़याम करने के लिए कोई जगह तलाश कर सके। ऊपर उसे एक गार दिखाई दिया। वो उसमें दाखिल हो गई। ये जगह उसे सोने के लिए बहुत आरामदेह महसूस हो रही थी। गार में उसे एक रोशन सुराख दिखाई दिया। जब उसने अंदर झांका तो वहां मंजर ही और था। बेशुमार छोटे बूने बड़ी मेहनत और जोश से काम कर रहे थे। कुछ ऊन धो रहे थे तो कुछ उसे अलग करके साफ कर रहे थे। कमरे के बिल्कुल पिछले हिस्से में एक कतार में कताई करने वाले बैठे थे, जिनके चरखों के पहिए तेजी से घूम रहे थे। एक छोटा पीले बालों वाला बोना वहां दौड़ रहा था, जैसे उन सबको हिदायत दे रहा हो। उसकी आवाज गूंज रही थी और वो एक खुश मिजाज गाना गुनगुना रहा था। पेरी फूल मेरा नाम है, ऊन से कपड़े बनाना मेरा काम है। भिखारन फौरन गार से बाहर निकली और तेज कदमों के साथ चलने लगी। वो जान गई थी कि शहजादी को इसी नाम की तलाश है। उसने शहजादी को तमाम तर सूरतहाल से आगाह कर दिया। अगली सुबह बूना बेशुमार खूबसूरत और रंगीन कपड़ों के थान लेकर शहजादी के पास हाजिर हुआ। तो बताओ शहजादी, मेरा नाम क्या है? मेरे ख्याल में आपका नाम पेरी फूल है। तब बोने ने उसे बताया कि उसकी बहनें मुर्गियों के डरबे में हैं। छोटी बहन को आखिरकार अपनी बहनें मिल गईं। रात को उन्होंने वहां से भाग निकलने का मंसूबा तैयार कर लिया। उन्होंने टोकरी को कीमती जवाहरात से भरा और फिर उन्होंने जवाहरात को ऊपर से घास से ढांप कर छुपा दिया ताकि किसी को शक न हो सके। सुबह जब दियो वापस आया और उसने हाल में खूबसूरत और कीमती कपड़ों के थान देखे तो वो हैरान रह गया। तब शहजादी ने नरमी से कहा, मैंने अपनी माँ के लिए भी एक चीज तैयार की है। मैंने एक टोकरी में हरी भरी घास भरी है ताकि वो अपनी गाय को खिला सके। वहाँ की घास पीली पड़ चुकी है और मेरी माँ बहुत परेशान होगी। ये मेरी माँ के लिए एक तोहफा है, अगर आप इजाजत दें तो। दियो, जो पहले ही खुश था और शहजादी के काम से मुतासिर हो चुका था, फौरन बोला, ये तो कोई बात ही नहीं। वो टोकरी में सुबह होते ही खुद तुम्हारी माँ के पास छोड़ आऊंगा। तीनों लड़कियों ने खुद को घास के नीचे टोकरी में छुपा लिया। सुबह जब दियो गहरी नींद से बेदार हुआ तो उसे याद आया कि उसे लड़की का काम करना है। चुनांचा वो फौरन बिस्तर से उठा और बाहर की जानिब चल दिया। बाहर दरवाजे के करीब ही घास से भरी टोकरी पड़ी थी। दियो ने वो टोकरी उठाई और उनकी माँ की झोंपड़ी की तरफ चल दिया। जब वो वहाँ पहुँचा तो उसने उनकी माँ को बताया कि ये उनकी छोटी बेटी की तरफ से उनके लिए तोहफा है और ये कि वो इसके कब्जे में है। ये सुनकर उनकी माँ परेशान हो गई और उसने एक तरकीब सूझी। उसने दियो से कहा कि वो ये घास बाहर रखाए। जैसे ही दियो घास लेकर बाहर निकला तो माँ ने खिड़की से गर्म पानी की एक बाल्टी दियो पर फेंक दी। तकलीफ से वो मौका पर ही हलाक हो गया।
तीनों लड़कियां टोकरी से बाहर आई और अपनी माँ के गले लग गईं। अब उनके पास काफी दौलत भी आ चुकी थी और उनके बुरे दिन खत्म हो चुके थे।